मित्रों नमस्कार। ये जो चार्जशीट कमेटी बनी थी, इसमें गोपीनाथ मुंडे जी थे, किरीट सोमैया, निर्मला सीतारामन, आरती मेहरा और मीनाक्षी लेखी। मुख्तार अब्बास नकवी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इसके औपचारिक मेंबर तो नहीं थे, लेकिन उनका काफी सहयोग और इनपुट और इन्वॉल्वमेंट रहा है। गोपीनाथ मुंडे जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, किरीट सोमैया जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मीनाक्षी लेखी जी इलेक्शन लड़ रही हैं। देयरफॉर दे आर नॉट प्रेजेंट। ये आपको हम बताना चाहेंगे, सब कैंपेन में व्यस्त हैं। इस पूरे चार्जशीट को बनाने में निर्मला सीतारामन जी का बहुत सहयोग रहा है और आरती मेहरा जी ने इसके लॉजिस्टिक और इनपुट्स में काफी सहयोग और सक्रियता रखी है। नकवी साहब के बारे में मैंने आपको बताया। मैं विशेष रूप से निर्मला जी और आरती मेहरा जी का बहुत ही उनको शुभकामना और अभिनंदन करना चाहता हूं। बाकी सारे मित्रों से चर्चा हुई है। हम लोग इसकी चर्चा में गुवाहाटी भी गए थे, मुंबई भी गए थे लोगों से मिलने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, और हमने क्राउड सोर्सिंग के लिए एक टीम बनाई थी। और आपको मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि देश भर की चर्चा के अलावे विभिन्न सेगमेंट से वी गॉट 42,000 इनपुट्स फ्रॉम क्राउड सोर्सिंग ओनली। 42,000 इनपुट्स हमें क्राउड सोर्सिंग से आया। तो जहां हमने इस पूरे चार्जशीट के अंत में अपनी कमेटी के लोगों का नाम दिया है, तो जो हमारी क्राउड सोर्सिंग टीम रही है उसका भी नाम दिया है। आज के इस रिलीज में पार्टी के वरिष्ठ महामंत्री, हेडक्वार्टर इंचार्ज जगत प्रकाश नड्डा जी उपस्थित हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मुरली जी उपस्थित हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कैन वी हैव दैट ऑन द स्क्रीन, द मेन फीचर्स? हेलो? अब इसके आपकी जानकारी के लिए जस्ट वेट, इस चार्जशीट के दो रूप हैं। एक है मेन चार्जशीट जो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एनालिसिस है। दूसरा इसकी एग्जीक्यूटिव समरी है जो शॉर्ट में है। यही हिंदी में है और इंग्लिश में भी है। एक आरोप पत्र का मेन है जो इसका समरी है, और एक इसका हिंदी में पूरा आरोप पत्र है। तो हिंदी इंग्लिश में मेन भी है और समरी भी है। इस पूरे आरोप पत्र को हमने 9 खंडों में रखा है। एक इसका इंट्रोडक्शन है और देयर आर 9 कंटेंट्स। नाउ एक एक करके एक एक कंटेंट हम दिखाएंगे और उस पर मैं अपनी बात कहूंगा। उसके बाद जो आपके चार्जशीट के बारे में प्रश्न होंगे उसका भी हम उत्तर दूंगा। द फर्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, द फर्स्ट स्लाइड इज compromising the dignity of the office of Prime Minister। हमारा पहला आरोप यह है इस पत्र में कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के पद का गंभीर अवमूल्यन किया है। ए डेलिबरेट कॉन्शियस डिवैल्यूएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, where Dr. Manmohan Singh acted more like a CEO of a board where श्रीमती सोनिया गांधी and राहुल गांधी had the controlling interest। इसलिए कोई टीम नहीं बन सकी, सारे मिनिस्टर्स ऑटोनोमस हो गए, और ये सरकार इस प्रकार से चली, अपार्ट फ्रॉम लैक ऑफ ग्रोथ, इट विल बी रिमेंबर्ड एज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। हमने इसका जिक्र किया है। जो मेन चार्जशीट है उसमें एक और बात का जिक्र है कि राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ने की बात कही थी जब मनमोहन सिंह विदेश में थे। हमें बताया जाता है कि जब प्रधानमंत्री विदेश में हो, कृपया कर करके आप उन पर आरोप मत लगाइए। हमको लगता था कि राजीव गांधी ने जब 87 में उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी वेंकटेश्वरन को स्नब किया था तो उन्होंने 1 घंटे में रिजाइन कर दिया था। हमें लगा था कि प्रधानमंत्री जी कुछ सेल्फ दिखाएंगे, नहीं हुआ। वो आज भी ऑफिस में है। द बीजेपी's first charge sheet is that Srimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi are equally guilty of all the ills of India
along with Manmohan Singh, because they wanted to exercise authority without accountability. चूंकि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के और सरकार की पूरे अधिकारों का दुरुपयोग और उपयोग करना चाहते थे, लेकिन उसके उत्तरदायित्व से बचना चाहते थे, इसलिए पूरा अरेंजमेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट है, डेवल्यूएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड, नेक्स्ट मित्रों, देश की इकोनॉमी की चर्चा हम कर चुके हैं। आप देखेंगे हमने पूरे आंकड़ों के साथ जो सेकेंड लिया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें पूरे इकोनॉमी के हर इंजन को डिस्ट्रॉय किया गया है, पूरे ऑथेंटिक डेटा के साथ, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे वो ग्रोथ रेट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हो, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, चाहे वो एक्सटर्नल डेट हो या शॉर्ट टर्म डेट हो, इसको हमने दिखाया है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके। इन्फ्लेशन, महंगाई हो। अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए इन्फ्लेशन जो है, ये हमको दिखाना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कहां से कहां गया है। आप कृपया करके देखिए, फ्रॉम 3.86% has gone to 8% एवरेज हमने निकाला है। नेक्स्ट आप देखिए स्लाइड, जॉब क्रिएशन का है। एनडीए के समय हमने 6 करोड़ से अधिक जॉब दिया, हर साल 1.21 करोड़ दिया, यूपीए ने 22 लाख दिया। ये सारे डेटा नेशनल सैंपल सर्वे के हैं। और यहां पर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि उस दिन चिदम्बरम साहब ने कहा कि हमने जॉब तो कम दिया है, लेकिन इंप्लॉयमेंट रेट भी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है। द लेटेस्ट सर्वे विच वॉज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स, even unemployment rate has gone up under the UPA. तो चिदम्बरम did not speak correctly there. बाकी आप डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी में देख लीजिए। जो हाईवे है, एनडीए के समय 4,467 किलोमीटर पर डे बनते थे, इनके 8 साल में पर ईयर हमने दिया, और इनके 8 साल में सिर्फ 11,249 बना। एनडीए के 6 साल में 31,271 बना। हमने बनाया पर साल पर ईयर 4,467 और इन्होंने बनाया 1,406। मित्रों, यहां पर आपको हम एक बात कहना चाहते हैं, जो मेन चार्जशीट में उसका जिक्र है। 13 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में नेशनल हाईवे मिनिस्टर ने जवाब दिया है, उसको हमने जिक्र किया है। कहा कि 15 हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट को 5 बार टेंडर किया गया, कोई नहीं आया। और 2013 में सिर्फ एक बीपीपी मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हुआ। दिस इज द ऑफिशियल रिजल्ट स्टेटमेंट मेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बाय द मिनिस्टर। तो देश की हालत कितनी खराब हो गई है कि कॉन्ट्रैक्टर आते नहीं, काम होता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होता नहीं, क्योंकि करप्शन है और बाकी कुछ है। मित्रों, इसी में हमने एक बात और कही है, जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम 8.5% टू 4.6%। आई नीड नॉट से दैट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज कम डाउन। एक पॉवर्टी का जिक्र है, स्लाइड नंबर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बाएं तरफ आप देखेंगे पॉवर्टी का जिक्र किया है। हमने इस सरकार से एक सवाल किया है कि व्हाट इज योर पैरामीटर्स ऑफ जजिंग पॉवर्टी। तेंदुलकर कमीशन, सक्सेना रिपोर्ट, सेन गुप्ता रिपोर्ट, प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट, और दैट शेमफुल एफिडेविट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच सेड कि जो 26 रुपये गांव में पर डे और शहरों में 32 रुपये खर्चा करते हैं वही गरीब है। मालूम है आपको, देश में बहुत हल्ला हुआ था। और द ग्रेट कमेंट ऑफ ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन कि लोग 12 दिन में खाना खा ले, 12 रुपये में खाना खा लेते हैं। तो हमने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी, आप कृपया करके बताइए व्हाट इज द पैरामीटर्स ऑफ पॉवर्टी विच यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, जिस पर आप कैलकुलेट करते हैं गरीब कितने हैं। आपको मालूम है मित्रों कि कई स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैरामीटर को चैलेंज किया है। यह गलत है, हमारी बात सुनी जानी चाहिए, तो हमने उसका इसमें जिक्र किया है। मित्रों, देन वी कम टू द अदर आफ्टर इकोनॉमी। नेक्स्ट प्लीज। एंडलेस सागा ऑफ स्कैम, भ्रष्टाचार और लूट की शर्मनाक श्रृंखला। मित्रों, हम जब सारे मित्र चर्चा कर रहे थे
तो हम लोग एक बहुत परेशानी में पड़ गए। परेशानी हमारी ये थी कि जहां देखते हैं वही भ्रष्टाचार है, तो मेजर स्कैम किसको कहा जाए। तो हमारे सारे मित्रों ने चर्चा करके निर्णय किया कि यूपीए का स्टैंडर्ड काफी बढ़ गया है, इसलिए 10,000 करोड़ का बेसलाइन लेकर मेजर स्कैम बताया जाए। ये बात मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जब मैं फॉर्डर स्कैम में वकील था पटना में, तो वो 1,500 से 2,000 का स्कैम था। उसकी बाकी कहानी आपको मालूम है। तो हमें लगा बहुत बड़ा स्कैम है। जब दिल्ली आए तो बेसलाइन बहुत आगे बढ़ गई। Therefore, in the charge sheet of BJP, the major scams are 10,000 and above crores. बाकी स्विस बैंक का तो जो ब्लैक मनी का विषय है वो तो काफी बड़ा है, 22 से 25 लाख करोड़ रुपया है। उसका विस्तार से हमने चर्चा किया है। इसमें आपने देखा 2G स्पेक्ट्रम 1,76,000 करोड़, कोल स्कैम 1,86,000 करोड़, CW स्कैम 70,000 करोड़, IG एयरपोर्ट लैंड ग्रांट स्कैम इन दिल्ली 50,000 करोड़, एयर इंडिया स्कैम परचेज 25 to 30,000 करोड़, रॉटन फूड स्कैम 58,000 करोड़, हसन अली मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम 54,000 करोड़, इसरो देवा स्कैम, द CAG pegged it, the post potential loss to 2 लाख करोड़, बाद में दबाव में उनको कैंसिल करना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट को। डिफेंस लैंड स्कैम 10,000 करोड़, LIC हाउसिंग स्कैम 10,000 करोड़, और बाकी कुल मिलाकर के हमने 21 स्कैम का जो यूपीए सरकार के हैं उसका इसमें जिक्र किया है। एंड बीजेपी इज वेरी फर्म। कांग्रेस पार्टी किसी भी स्कैम के बारे में गंभीरता से जांच करने को कभी तैयार नहीं थी। अगर विपक्ष का दबाव नहीं होता, मीडिया का प्रभाव नहीं होता और कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता तो एक भी स्कैम की जांच नहीं होती। और इसका सबसे कॉपी बुक एग्जाम्पल है आदर्श स्कैम, जहां पर एक कमीशन के इंडाइटमेंट के बावजूद सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को बचाया गया, अशोक चौहान को टिकट भी दिया गया, जबकि राहुल गांधी ने उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। तो मित्रों, एक ये बात है हम आपके सामने बताना चाहते हैं। मित्रों, हमने फॉरेन पॉलिसी के फेलियर पर भी काफी विस्तार से चर्चा किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ऑन फॉरेन पॉलिसी। काइंडली ब्रिंग इट द नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब आप देखिए फॉरेन पॉलिसी में हमने जो विषय रखे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला विषय हमने लिखा है कि एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, इंडिया हैज लॉस्ट इट्स लीवरेज। I think I will have to apologize to you. The next slide is a serious challenge to national security. That is how it is coming in the order. We are going in the order. इसमें हमने एक्सटर्नल सिक्योरिटी के चैलेंज को और इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज को डिलिनेट किया है। More than 500 incidents of border violations by China in just last 2 years. और सबसे बड़ी बात हम कहना चाहते हैं कि जो बॉर्डर रोड को इंप्रूव करने की बात हुई थी उसमें हमने ये विस्तार से जिक्र किया है कि मोर देन 3,000 किलोमीटर्स जो कंप्लीट करने की बात हुई थी इंडो तिब्बत बॉर्डर्स को, उसमें से भारत सरकार ने अभी तक सिर्फ आपके जस्ट अ मिनट मैं एक्सप्लेन कर दूं। यस, हार्डली यस, इसमें हमने जिक्र किया है इन आवर चार्जशीट। And I would like you to note, on June 29, 2006, the Cabinet Committee on Security has given a task to complete 3,505 kilometers of India-Tibet road by 2012. मार्च 2013 तक सिर्फ 527 किलोमीटर तैयार हुआ है, which is just 15%. आप देख लीजिए, इंडो तिब्बत रोड आर सो इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज द पैथेटिक स्टेट, इसका हमने जिक्र किया है। मित्रों, उसके बाद जो माउंटेन स्ट्राइक कोर को बनाने की बात थी, जिसकी चर्चा बहुत दिन से हो रही है, आपको मालूम है, नॉर्दर्न कमांड में, नॉर्दर्न सेक्टर में 2011 में फिनांस मिनिस्ट्री ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, जबकि सुरक्षा बलों का बहुत आग्रह था। फाइनली नवंबर 2013 में Mountain Strike Corps has been sanctioned. No work has started. Now this is the
indifference of this government as far as national security is concerned, ये हम आपसे कहना चाहेंगे। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो वहां से टेररिज्म आज भी होता है। जब हम विदेश नीति के चैप्टर में आएंगे तो पाकिस्तान की थोड़ी मैं विशेष चर्चा करूंगा। जो इंडियन सोल्जर्स बिहेड किए गए, उसके बारे में एंथोनी साहब का क्या कहना था, यह हमने आपको बताया है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट में जो हमने राइजिंग ग्राफ लिखा है, क्राइम्स, कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, कितने सिविलियंस किल्ड हुए हैं इन लेफ्टिस्ट माओइस्ट वायलेंस के बारे में हमने एक बात और कही है कि सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में माओइस्ट सपोर्टर्स के सॉफ्ट चेहरे बैठे हुए हैं। द सॉफ्ट फेसेस ऑफ माओइस्ट leftist extremist violence are also having a pride of place in the National Advisory Council. इस कारण से सरकार के पास इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है, जबकि 170 जिले 5 प्रदेशों में, जिसमें 33 बहुत ही वल्नरेबल है, वहां माओइस्ट वायलेंस बहुत ही गंभीर रूप से है। इंटरनल सिक्योरिटी में हमने कम्युनलाइजेशन ऑफ द फाइट अगेंस्ट इंटरनल सिक्योरिटी का जिक्र किया है। सैफरन टेरर, बाकी तो बात आप सुनते हैं। पटना में 27 अक्टूबर को हुंकार रैली हुई थी, जहां मैं भी उपस्थित था, नरेंद्र मोदी जी आए थे, आप में से बहुत पत्रकार भी गए थे। हम लोग जीवित हैं ईश्वर के आशीर्वाद के कारण, वरना जिस तरह से बम फूटे वहां पर, और जिस तरह से बिहार सरकार ने तमाम 10 महीना पहले के आग्रह के बावजूद सुरक्षा नहीं की, तो इट वॉज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ making the whole fight against internal terror being subjected to rank, vote bank and communal politics. उसका हमने जिक्र किया है। इंटरनल सिक्योरिटी में जो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है आईबी और सीबीआई के बीच में, इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग डिवेल्प्ड और आईबी के लोगों का आत्मविश्वास खत्म हो रहा है कि वो ईमानदारी से काम करे कि नहीं करे। उसी प्रकार से हमने एक्सटर्नल सिक्योरिटी में एक बात कही है कि होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, बॉर्डर को कौन मैनेज करेगा, उसको लेकर बहुत डिफरेंसेस है, हमने उसकी चर्चा की है। तो देयरफॉर देयर इज अ बिग चैप्टर ऑन दिस होल इंटरनल सिक्योरिटी, एक बात हमने कही है। नेक्स्ट वी कम टू द फॉरेन पॉलिसी प्लीज। गॉट इट? फॉरेन पॉलिसी में जो पहला चैलेंज हुआ है, जो टेरर को डायलॉग से डीलिंग किया है मनमोहन सिंह ने, उसके कारण पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में बहुत कमजोरी आई है। द डिलिंकिंग ऑफ टेरर फ्रॉम डायलॉग एज फार एज रिलेशनशिप इन पाकिस्तान इज कंसर्न is one of the biggest foreign policy failures of this government. And all the leverage of Shri Vajpayee-Musharraf agreement of January 2004, where for the first time Pakistan agreed not to permit its soil for terrorist attack against India, has been completely given a go by. आज भारत की साख सारे पड़ोसी देशों में बहुत कमजोर हुई है, जिनसे हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं, कल्चरल, हिस्टोरिकल। इंडिया हैज लॉस्ट इट्स गुडविल एंड चाइनीज इन्फ्लुएंस इज राइजिंग। मित्रों, मनमोहन सिंह ने अमेरिका के बारे में एक बात कही थी कि प्रेसिडेंट बुश इज द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट इन इंडिया। आपको मालूम है, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया, ये मनमोहन सिंह का वक्तव्य था। और आज आपने देखा होगा, जब उनका टर्म खत्म हो रहा है तो इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप इज एट ऑल टाइम लो, हमने उसका जिक्र किया है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत लोगों के साथ डिप्लोमेसी की है, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, कजाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ, बट नॉट इवन वन शेड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द 10 years ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो ये बहुत बड़ी इनकी विदेश नीति की हम फिक्र मानते हैं। बाकी भारत की कमजोरी यह है कि जापान और वियतनाम के साथ जितना म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप रखना चाहिए वो भी नहीं कर पाए, और साउथ चाइना सी में चीन के दबाव के कारण हमने अपने ऑयल एक्सप्लोरेशन को भी नहीं किया, हमने उसका एक जिक्र किया है मित्रों फॉरेन पॉलिसी में। मित्रों, नेग्लेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नेक्स्ट प्लीज स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, यस। मित्रों, हमने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र विस्तार से किया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी 24 साल से वहां से राज्यसभा के एमपी हैं, और हम लोग की टीम
निर्मला जी, आरती, गोपीनाथ मुंडे, हम लोग सब लोग गुवाहाटी भी गए थे और हमने जानने की कोशिश की कि 10 साल में एक भी मेगा इंडस्ट्री लगी है क्या? एक भी मेगा इंडस्ट्री नहीं लगी है। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो नॉर्थ ईस्ट के लिए डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डिपार्टमेंट बनाया था, उसके सारे इनिशिएटिव खत्म हो गए हैं। हमने इसका जिक्र किया है मित्रों। और जो वहां पर विकास, तो चाहे वो रेलवे का हो, चाहे नेशनल हाईवे का हो, चाहे बाकी कनेक्टिविटी का हो, काफी कमजोर हुआ है। एक इंडस्ट्री नहीं लगी है। एक इंडस्ट्री वहां बहुत फल फूल रही है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इलीगल बांग्लादेशीज फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही सख्त टिप्पणी की, इट इज अकीन टू एन अटैक ऑन इंडिया। और हमने एक बात कही है, 1985 असम एकॉर्ड राजीव गांधी ने किया था और आपको मालूम है उसके कारण इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में एक नया चैप्टर जोड़ा गया था कि जितने 71 के बाद इलीगल्स आए हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। An accord which was executed by late Prime Minister Rajiv Gandhi has been completely frustrated by a government effectively led by श्रीमती सोनिया गांधी। इस बात को हम बहुत गंभीरता से कहना चाहते हैं कि जो accord राजीव गांधी ने किया, भारत के सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव हुआ, उसको पूरा फ्रस्ट्रेट करने में श्रीमती सोनिया गांधी की अगुवाई में बनी सरकार ने पूरा काम किया। उसमें कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हो चुका हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की हैं। तो मित्रों, ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में है। आरती जी बता रहे हैं प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट से है, वो नॉर्थ ईस्ट से है नहीं, वहां से वोटर बने हैं और वहां से 24 साल से एमपी हैं और एक भी विकास का काम नहीं किया है, उन्होंने बताने की जरूरत नहीं है। मित्रों, एजुकेशन और हेल्थ केयर में हमने 2-3 गंभीर बातें कही हैं। आईआईटी में 40% आपके टीचिंग पोजीशन वेकेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 30% वेकेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 25% वेकेंट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 27 से 150 हो गई है, मोस्टली इन वायलेशन ऑफ रूल। यूजीसी में क्या होता है, टेक्निकल एजुकेशन को अप्रूव करने वाली संस्थाएं क्या करती हैं, इसके करप्शन को आप लोगों ने बार बार कहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वहां कितने लोग घूस लेते हुए पकड़े गए हैं रेगुलेटरी संस्थाओं में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हेल्थ केयर में हमारा आरोप है कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के पूरे बजट को 20.6% काट दिया है। द हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर बजट in the last budget given by the finance minister has been slashed down by 20.6%. मित्रों, इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करने में अंडरमाइनिंग इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट प्लीज, यू हैव गॉट इट, नेक्स्ट प्लीज, अंडरमाइनिंग, यस। इसमें सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उन्होंने करप्शन को एक्सपोज किया तो उसके ऊपर हमला हुआ, जिसपे पीएम ने भी टिप्पणी की। पीजे थॉमस की अपॉइंटमेंट हुई है सीवीसी, सुप्रीम कोर्ट ने कितना तल्ख किया, सुषमा स्वराज के विरोध के बावजूद उनको अपॉइंट किया गया, वो क्वाश किया गया, आप जानते हैं। सीबीआई के यूज और अब्यूज में यूपीए गवर्नमेंट हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट, उससे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, आज बताने की जरूरत नहीं है। और जो पार्लियामेंट्री बॉडी है जेपीसी और पीएसी, 2G के मामले में, कोलगेट के मामले में, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंक्वायरी हो, चाहे वो जेपीसी हो, जहां मुझे काम करने का मौका मिला है, क्या काम किया सरकार ने आप जानती हैं। इलेक्शन कमीशन का भी कई बार कई मंत्रियों ने टिप्पणी की है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे एक बात जो इसमें नहीं आई है, जो हमारे इस पूरे चार्जशीट का पार्ट है, कि फेडरल प्रिंसिपल इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, स्टेट गवर्नमेंट इज ए पार्ट ऑफ दैट फेडरल प्रिंसिपल। और नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट को इस सरकार ने जिस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की है, डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की है, इट इज अ वायलेशन ऑफ ग्रेट फेडरल प्रिंसिपल्स। मित्रों, हमारा लास्ट चैप्टर 9 है, जो अंतिम चैप्टर है, जिसको हमने बहुत विस्तार से अपने मेन में लिखा है सीरियल वाइज, कि 2009 में इनका मैनिफेस्टो आया था। हमने मैनिफेस्टो के प्रॉमिस को कहा है और उसको फुलफिल करने में क्या काम हुआ उसका जिक्र किया है। ग्रॉस फेलियर टू फुलफिल
the 2009 manifesto of the Congress Party. That is how it is going about. इसमें जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म हमने बताया है कितना टेरर अटैक हुआ है. एवरी इंडियन विल हैव द यूआईडी. आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड के बारे में गंभीर सवाल उठाए हैं. स्टैंडिंग कमेटी ने उसका विरोध किया. कोई लेजिस्लेटिव अप्रूवल नहीं है. इट कंप्लीटली swoops upon privacy and can be abused as a document of citizenship by illegal aliens. हमने उसका जिक्र किया है. एक मित्रों, हमने हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात कही थी. इसके बारे में 70% ऑफ इंडियाज डिफेंस इक्विपमेंट आर इंपोर्टेड. इस सरकार ने डिफेंस इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के इंडियनाइजेशन को सबसे बड़ा कमजोर किया है. डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को सबसे बड़ी कमजोरी दी है. द सो कॉल्ड ऑनेस्ट डिफेंस मिनिस्टर is a symbol of inaction and indecision. एक तथाकथित ईमानदार रक्षा मंत्री अकर्मण्यता, अक्षमता और नीतिगत पंगुता के परिचायक है, जिसके कारण पूरे रक्षा की तैयारी में बहुत परेशानी आई है. हमने एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन सारे मामलों में क्या जिक्र आया है, इस चार्जशीट में उसका विस्तार से जिक्र किया है. और हमने कहा है कि देश की डिफेंस तैयारी कितनी कठिन है. हमने एक संवेदनशील विषय है तो उसके मर्यादा का ध्यान रखा है. लेकिन क्या टैंक हो, आज मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं डिफेंस की कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर भी हूं. अब तो नई सरकार आएगी तो चेंजेस भी होंगे. कंसल्टेटिव कमेटी में कौन जाता है. तो एक बार हम लोग को मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था. तो हमने एक सवाल किया कि आप पिस्तौल बनाते हो, डू यू मेक पिस्टल्स? द रिप्लाई वाज शॉकिंग, नो. इट इज मोर देन 67 years of India's independence and we can't even manufacture a simple pistol. That is the level of our defense preparedness. India's blue water navy has gone down. एक समय चाइना के साथ हमारी कंपैरिजन थी. आज मिसाइल्स सबमरीन्स पे ब्लास्ट होता है, बैटरी नहीं मिलती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे बहादुर लोग मरते हैं. हमारे नेवी चीफ तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन करते हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर कुछ नहीं कहते हैं. टैंकों के इक्विपमेंट्स बहुत परेशानी में है, बहुत कमजोरी में है. तो मित्रों, हमने डिफेंस के बारे में बहुत विस्तार से जिक्र की है. एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में जिक्र किया है कि क्या स्थिति है, सिलेंडर कितने में मिलता है. किसानों की रक्षा का वादा किया गया 2009 के पूरे मैनिफेस्टो में. कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हितों के साथ कितना मजाक किया है. कितने हजार किसान मरे हैं, आत्महत्या किए हैं आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में, ये हम सभी जानते हैं. प्रधानमंत्री जी एक विदर्भ पैकेज देने गए थे 3-4 साल पहले. आज तक उसका क्या हुआ हमें पता नहीं है. तो मित्रों, दिस गवर्नमेंट इज ए फेलियर ऑन ऑल द फ्रंट्स. मित्रों, संक्षेप में हम क्या कहना चाहेंगे. भारत एक महान देश है. इसकी विरासत है, संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता है. यहां के लोग बहुत ही गुणवान हैं, सक्षम हैं. यहां के नौजवान बहुत प्रतिभा संपन्न हैं, दुनिया और देश में आशा जगाते हैं. ऐसे महान भारत को 10 साल के यूपीए ने क्या करके छोड़ा है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं. असुरक्षित भारत, असहाय भारत, पीड़ित भारत, व्यथित भारत, भ्रष्टाचार से छत विछत कलंकित भारत. यह है यूपीए की लेगेसी जो इतने बड़े देश के बारे में उन्होंने बनाकर कहा है. द लेगेसी ऑफ यूपीए इज फॉर अ ग्रेट कंट्री लाइक इंडिया, सफरिंग इंडिया, इनसिक्योर इंडिया, डिस्ट्रेस्ड इंडिया, डिप्रेस्ड इंडिया, एंड इंडिया whose image stands dented because of shameless saga of monumental corruption. This is the legacy of UPA. तो मित्रों, ये चार्जशीट आपके सामने में है. इसमें से हमने CAG रिपोर्ट का जिक्र किया है, प्रामाणिक मीडिया का रिपोर्ट का जिक्र किया है, इकोनॉमी के बारे में सारे ऑथेंटिक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं. तो आज ये पूरा चार्जशीट
हम यूपीए का चार्जशीट देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे हम प्रदेशों में भी भेजेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कि सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन जी तो खामोश है। उन्होंने कहा था हमारा काम बोलेगा, उनका काम कितना बोला है ये चार्जशीट के सामने है। लेकिन हम चाहेंगे, हमारा अंतिम विनम्र आग्रह यह है, सोनिया जी और राहुल जी कृपया ये बताइए महंगाई क्यों नहीं कम हुई, कृपया ये बताइए भ्रष्टाचार क्यों नहीं कम हुआ, कृपया ये बताइए उद्योग धंधे कम क्यों हो गए, कृपया ये बताइए मैन्युफैक्चरिंग नीचे क्यों चला गया, कृपया ये बताइए नेशनल हाईवे बनना क्यों बंद हो गया, कृपया ये बताइए गरीबी क्यों बढ़ी आपके राज्य में। ये सवाल हम उठा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे सोनिया जी, राहुल जी इसका जवाब देंगे।